स्वागत है आपका एकलव्य स्नातक पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का सेमेस्टर 4 का जो सब्जेक्ट हम कर रहे थे, पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। इसके यूनिट 1 को हमने कंटिन्यू करा था और उसके बाद इसका जो चैप्टर 1 है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 2 को कवर करेंगे, जिसका नाम है भारत में लोक नीति की प्रक्रिया, यानी कि पब्लिक पॉलिसी का जो पूरा प्रोसेस होता है इंडिया में किस तरह से का होता है, हम उसको डिस्कस करेंगे। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हम उनके बारे में कुछ चर्चाएं करेंगे और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आप एकलव्य स्नातक 1 सर्च करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। भारत में पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, भारत में सार्वजनिक नीति प्रक्रिया को परिभाषित कीजिए, यानी कि भारत में जो पब्लिक पॉलिसी बनाई जाती है उसकी क्या क्या उसका प्रोसेस होता है, उनके बारे में चर्चाएं करनी है। तो बेसिकली जो पूरी की जो प्रक्रिया होती है वो 6 स्टेप से होकर गुजरती है। ठीक है, उन 6 स्टेप्स के बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं समस्या की पहचान और कार्यसूची निर्धारण, यानी कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। प्रॉब्लम की यहाँ पे पहचान की जाती है, आइडेंटिफिकेशन, और एजेंडा को सेट किया जाता है। एजेंडा यानी कि ब्लूप्रिंट, एक मसौदा तैयार किया जाता है जिसमें उसके बारे में चर्चा की जाती है, इसकी जो रूपरेखा होती है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की जाती है। फिर क्या होता है, नीति का निर्धारण किया जाता है कि किस तरह से हम नीति को बनाएंगे, उसका क्या क्या उसमें हम एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स रखेंगे, किस तरह से पूरा काम होगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो पॉलिसीज वगैरह को उसके निर्धारित करने का जो काम होता है वो इस स्टेप 2 के अंदर में किया जाता है। फिर नीति वैधता आती है, यानी कि नीति पूरी तरह बन के तैयार यहाँ पे हो जाती है स्टेप सेकेंड में। उसके बाद में जो अलग अलग तरह के जो सरकारी संस्थान होते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो सरकारी संस्थान होते हैं वो जो नीति होती है उसको कुछ वैधता प्रदान करते हैं, उसको सार्वभौमिकता प्रदान करते हैं, बल प्रयोग की उसको अनुमति देते हैं। तो वहीं पे क्या होता है कि जो सरकारी संस्थान होते हैं वो जो पॉलिसीज वगैरह होती हैं उसको उस नीति को वैधता, उसको एक लेजिटिमेसी होती है उसको प्रदान करते हैं, जिससे कि वो नीति वैध हो जाती है सरकारी रूप से। फिर उसको वैधता प्राप्त होने के बाद में उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है कि हाँ अब इस तरह को हम अच्छी तरह से इसको लागू कर सकते हैं। जिस मकसद से उस नीति का निर्माण किया जाता है उस मकसद से उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। इम्प्लीमेंट करने के बाद में क्या होता है कि जितनी भी पॉलिसीज वगैरह हमने बनाई है उसको इवेल्युएट किया जाता है। अब जो इवेल्युएशन होता है वो अलग अलग बेसिस पे होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे नीति का मूल्यांकन किया जाता है कि किस तरह से जिस मकसद से हमने इस पॉलिसीज को बनाया था, इन पॉलिसीज को का निर्माण किया था, क्या ये पॉलिसीज हमारे उद्देश्यों की पूर्ति कर पा रही हैं या नहीं कर पा रही हैं। ठीक है, तो इस तरह से नीति का मूल्यांकन होता है। फिर नीति अगर अच्छी तरह से काम कर रही है तो उसको उसका रख रखाव रखा जाता है, उसके क्या क्या जिन जिन लोगों के इसमें उत्तरदायित्व शामिल होते हैं उनको यहाँ पे चुना जाता है। ठीक है, तो उनके उत्तरदायित्व को निश्चित किया जाता है और नीति का रखरखाव किया जाता है और समाप्ति चक्र का इसमें पालन किया जाता है। अगर किसी नीति को यहाँ पे हमें अवैध करना है, उसको खत्म करना है, तो उसके लिए भी एक पूरा प्रोसेस होता है समाप्ति चक्र का, उसको उसमें यहाँ पे पालन करना पड़ता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है वो यहाँ पे काम करता है। जस्ट एक बार हम थोड़ा सा ब्रीफ में समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉब्लम की पहचान की जाती है, एजेंडा को सेट किया जाता है, एजेंडा सेट होने के बाद में नीति का निर्माण किया जाता है, नीति का निर्धारण किया जाता है, उसके जितना भी पूरा ब्लूप्रिंट होता है, मसौदा होता है, वो सारा का सारा यहाँ पे तैयार कर लिया जाता है। वाद विवाद जो बहस डिबेट वगैरह होती है सारी सारी यहाँ पे हो जाती है। फिर उसके बाद जो अलग अलग जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो इसको लेजिटिमेसी देती हैं, यानी कि वैधता प्रदान करती हैं, उसको अनुमति देते हैं कि आप हमारे समाज में ये नीति लागू कर सकते हैं। नीति लागू होने की उसको वैधता मिलने के बाद उसको लागू किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, इम्प्लीमेंट करने के बाद उसको उसको इवेल्युएट किया जाता है, उसका मूल्यांकन किया जाता है। यदि मूल्यांकन में वो सफल हो जाता है, उसकी अच्छा हमें रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, तो उसका रख रखाव, उसकी जो मेंटेनेंस होती है, उसमें जो अलग अलग अकाउंटेबिलिटी होती है लोगों की, उसको यहाँ पे फॉलो किया जाता है। और अगर नीति को खत्म करना है तो उसका जो समाप्ति चक्र होता है उसका पालन करना पड़ता है। तो ये सारे के सारे 6 स्टेप है इंडिया में, इस तरह से पब्लिक पॉलिसी को बनाया जाता है। फिर नीति निर्माण में विभिन्न संस्थाओं की भूमिका
का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब किस किस तरह से जितनी भी पॉलिसीज वगैरह बनाई जाती हैं उनमें अलग अलग इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं, उनका क्या क्या रोल होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जितनी भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनमें बात करते हैं। सबसे पहले आती है कार्यपालिका, यानी कि जो हमारी एग्जीक्यूटिव होती है वो, फिर विधायिका आती है और उसके बाद हमारी जुडिशरी आती है, फिर कुछ ऐसी एजेंसियाज होती हैं जो इनमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और फिर आती है हमारा पूरा का पूरा जो नागरिक समाज होता है, हमारा पूरा समाज होता है वो। इसके हितों के लिए पॉलिसीज को बनाया जाता है, इनकी आवश्यकताओं को इनकी रुचि के अनुसार। तो ये सारी सारी एजेंसियां या फिर जो संस्थाएं होती हैं वो यहाँ पे काम करती हैं। अब इन सभी को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो कार्यपालिका की अगर भूमिका की अगर हम बात करते हैं तो यह संस्था के रूप में सरकार की सबसे मजबूत शाखा होती है, ठीक है, यानी कि सरकार की एक ब्रांच होती है, सरकार का एक अंग होता है कार्यपालिका, उसकी एक शाखा होती है। तो एक बहुत ही मजबूत शाखा होती है जिसके पास बहुत सारे अधिकार होते हैं। यह नीति निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कि पब्लिक पॉलिसी जो भी बनाई जाती है, कोई भी पॉलिसी बनाई जाती है उसको फॉर्मुलेट करने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। यह कार्यकारी नीतियां बनाता है, ठीक है, यानी कि जो भी नीतियां होती हैं उनको निर्माण करता है। नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन में शामिल मंत्रालय के भीतर जो भी समन्वय स्थापित करने का काम होता है वो यहाँ पे किया जाता है, और जितने भी लोगों की भागीदारी होती है उसको कार्यपालिका के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है, ठीक है। तो पॉलिसीज बनाने का काम जो भी कार्यपालिका करती है वो आता है। नीतियों को जो भी निर्माण किया जाता है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो उनके बीच में जितनी भी अलग अलग जो मिनिस्ट्री वगैरह होती हैं उनके बीच में जो कोऑर्डिनेट करने का काम होता है वो कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। और कार्यपालिका का ये भी काम होता है कि अलग अलग जो लोग होते हैं, अलग अलग मेंबर्स होते हैं, वो इन नीति निर्माण में शामिल हो रहे हैं, उनकी भागीदारी हो रही है नहीं हो रही है, तो इस चीज को सुनिश्चित करने का काम कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। फिर बात करते हैं विधायिका की। विधायिका बोले तो हमारा जो भी जो पार्लियामेंट सिस्टम है, पार्लियामेंट है वो, तो विधायिका का संसद, विधायिका जो है वो संसद का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है। हमें पता है जो हमारा पार्लियामेंट है वो हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक हाउस होता है, ठीक है। यह प्राथमिक नीति का निर्माण करता है। प्राथमिक नीति यानी कि जो भी हमारी प्रेफरेंसेस होती है, हमारे समाज में किस तरह की नीतियां आनी चाहिए उनका निर्माण करता है। विधायिका में विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, ठीक है, अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र से चुने हुए लोग यहाँ पे शामिल होते हैं, उनके प्रतिनिधि यहाँ पे शामिल होते हैं। यह प्रतिनिधि उस क्षेत्र के मुद्दों, समस्याओं, हितों को नीति में रूपांतरित करते हैं। कि अगर किसी एक पर्टिकुलर निर्वाचन क्षेत्र में एक समस्या सेम वही आ रही है, वही दूसरी में आ रही है, तो ऐसे में क्या होगा कि उनकी जितनी भी जरूरतें होती हैं, उनकी भी जितने हित होते हैं, ठीक है, तो उनको एक नीति के रूप में रूपांतरित किया जाता है, जहाँ पे इन लोगों के हितों को ध्यान में रखा जाता है, इन लोगों की समस्याओं को हल किया जाता है। नीतियों पर संसद में, संसदीय समितियों में चर्चा एवं बहस होती है, ठीक है। संसद में जो अलग अलग सत्र होते हैं उनमें चर्चा की जाती है, संसदीय समितियों में भी चर्चा की जाती है, जिससे कि जितनी भी समस्याएं होती हैं उनको हल किया जा सके, उन पर चर्चाएं होती हैं, बहस होती है, वाद विवाद होता है, तब जाके कहीं ना कहीं जो पॉलिसी वगैरह होती हैं वो बन पाती हैं, और आगे जाके फिर इनको लागू किया जा सकता है, उनको कार्यान्वित किया जा सकता है। फिर न्यायपालिका की इसमें क्या भूमिका होती है उसको डिस्कस करते हैं, यानी कि जुडिशरी जो हमारी पूरी न्याय व्यवस्था है उसमें क्या क्या इसका रोल होता है। तो नीतियों का न्यायपूर्ण क्रियान्वयन करने का जो उत्तरदायित्व है वो न्यायपालिका का होता है, यानी कि न्यायपालिका को सबसे पहले इंश्योर करना होगा कि जो जो नीतियां होती हैं वो सभी में न्यायपूर्ण, यानी कि अच्छी तरह से बिना भेदभाव किए अच्छी तरह से लागू हो जाए। ये सारा का सारा जो उत्तरदायित्व अकाउंटेबिलिटी होती है वो न्यायपालिका की होती है। न्यायपालिका नीति प्रक्रिया में संवैधानिक वैधता, न्याय एवं निष्पक्षता को सुनिश्चित करता है। संवैधानिक वैधता बोले तो कि जो भी नीतियां बनाई जाती हैं वो संविधान के दायरे में बन रही है या नहीं बन रही है, संविधान किसी भी अनुच्छेद, किसी भी अंग का उसमें उल्लंघन ना हो रहा हो, सभी लोगों के साथ में न्याय किया जा रहा हो, ठीक है, और निष्पक्षता रखी जाए। तो इन चीजों को सुनिश्चित करने का जो काम होता है वो न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। विधायक द्वारा बनाए गए जो नियम, जो कानून होते हैं, उनकी उपयोगिता पर सवाल उठाने का जो अधिकार है वो न्यायपालिका के पास होता है। चाहे विधायक कह लो, विधायिका कह लो, या फिर जितने भी संसद सांसद होते हैं उनके द्वारा बनाए गए जो भी कानून होते हैं, क्या उनकी उपयोगिता है, कि किस तरह से ये आम जनमानस के जीवन को परिवर्तित करेंगे। तो इन पर जो सवाल उठाने का जो अधिकार होता है वो न्यायपालिका के पास होता है। न्यायपालिका सरकार से, विधायिका से ये पूछ सकती है कि इस नीति का क्या लाभ है, ठीक है। तो इस तरह से जो इस नीतियों पर सवाल उठाने का जो अधिकार होता है वो न्यायपालिका के पास में होता है। न्यायपालिका को यह भी शक्ति प्राप्त है कि राष्ट्रपति की अनुमति से पहले सभी विधायक नियमों की समीक्षा करे।
विधायी, ये है विधायी नियमों की समीक्षा करें। ठीक है। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी कानून बनाने का जो पूरी प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है। सबसे पहले वहाँ पे जो कानून बनाने का एक ब्लूप्रिंट होता है वो उसको तैयार किया जाता है, फिर संसद में बहस वगैरह होती है, तो ये सब आपको पता है। फिर आपको ये भी पता है कि जो भी बिल आता है उसको राष्ट्रपति के पास में हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति की जब तक उस अनुमति नहीं होगी तब तक वो बिल कानून नहीं बन पाएगा, एक्ट नहीं बन पाएगा। तो ऐसे में राष्ट्रपति जब उसको अनुमति देता है तो उससे पहले न्यायपालिका कोई अधिकार प्राप्त है, उसको ये शक्ति प्राप्त है कि जितने भी कानून बनाए गए हैं उनमें जो भी विधायी नियम होते हैं उनकी समीक्षा करे, उनकी जांच करने का जो अधिकार होता है वो न्यायपालिका के पास होता है। कि संवैधानिकता जो होती है उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है, जो नैतिकता होती है वो होनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए, न्याय सभी लोगों के साथ में निष्पक्ष रूप से नीतियों में जितने भी संसाधन होते हैं उनका आवंटन किया जा सके। तो ये काम होता है न्यायपालिका का। फिर नौकरशाही की क्या भूमिका होती है। तो जो नौकरशाही होती है सरकार के साथ काम करती है, ठीक है, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारी जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो काम करती है। यह नीति निर्माण के प्रत्येक चरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, यानी कि जो अलग अलग स्टेप्स होते हैं उनमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नौकरशाही सामाजिक आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए नीतियों का निर्माण क्रियान्वयन और मूल्यांकन करती है। ठीक है, जो भी पूरी हमारी ब्यूरोक्रेसी होती है उसमें जो भी हमारी समस्याएं होती हैं उनको हल करने के लिए नीतियों का निर्माण किया जाता है, उसको कार्यान्वित किया जाता है और उनका मूल्यांकन नौकरशाही के द्वारा किया जाता है। नीति प्रक्रिया में अत्यधिक प्रभाव डालने के लिए नौकरशाही के पास पर्याप्त कौशल, विशेषज्ञता और पेशेवर ज्ञान होना चाहिए। कि हमारे जितने भी आईएएस ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, जो भी ब्यूरोक्रेसी में काम करता है, उनके पास एक ऐसी स्किल होनी चाहिए, उनको एक एक्सपर्टीज होनी चाहिए उस पेशेवर से, उस जो नीति निर्माण का जो सेक्टर है होता है उस क्षेत्र से संबंधित उसके पास ज्ञान होना चाहिए, तभी वो अच्छी तरह से उनकी समस्या को हल कर सकता है, उनके लिए नीतियों का निर्माण कर सकता है, उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी सारी जो नॉलेज होनी चाहिए, जितनी भी स्किल्स होनी चाहिए वो हमारे एक ब्यूरोक्रेट के अंदर में होनी चाहिए। नीति की विफलता के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं, एक बार हम इसको जल्दी से डिस्कस करते हैं कि जो भी पॉलिसीज वगैरह बनाई जाती हैं वो किस तरह से अनसक्सेसफुल होते हैं, क्या क्या उसमें उसके रीजंस होते हैं। तो ज़्यादा ऊंची बातें वास्तविकता से दूर होती हैं, ये अगर नीतियां होती हैं तो वो असफल होती हैं। यानी कि पॉलिसीज वगैरह तो हमने बहुत अच्छी बना दी है, उसमें ऊंची ऊंची बातें करते हैं कि हम गरीबी को मिटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, देश में कोई भी भूखा नहीं सोएगा। ठीक है, तो लेकिन वास्तविकता से दूर ये बहुत है। हम ये नहीं कर सकते कि सभी लोगों की गरीबी एक रात में मिट जाएगी, कोई भी भूखा पेट नहीं सोएगा, तो ये वास्तविकता से बहुत दूर है। तो इस तरह से ये जो नीतियां होती हैं वो फेल होती हैं। बहुलक्ष्य उद्देश्य इसमें शामिल किए जाते हैं, यानी कि अलग अलग तरह के हमारे जो उद्देश्य होते हैं, हम एक ही नीति से अलग अलग उद्देश्यों को हासिल करने की कोशिश करते हैं। एक नीति से हम एक ही अलग अलग के जो लक्ष्य होते हैं उनको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, इसकी वजह से नीति विफल होती है। जो भी नीति आती है उसमें अस्पष्टता होती है कि हम ये नीति बना क्यों रहे हैं, कोई भी काम हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अगर उसमें क्लियरिटी नहीं होगी तो किस तरह से वो सक्सेसफुल होगा। फिर बेजोड़ वरीयताएं होती हैं, यानी कि कुछ नीतियां ऐसी होती हैं जिनको किसी क्षेत्र में जरूरत नहीं होती है लेकिन फिर भी उसको वहां पे डाला जाता है, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो बेजोड़ वरीयताएं होती है, यानी कि अनमैच यहाँ पे रेफरेंसेस दी जाती हैं, प्रेफरेंसेस दी जाती हैं, जिसकी वजह से ये नीतियां जो होती हैं फेल होती हैं। इनका जो रिजल्ट होता है, इनका जो परिणाम होता है वो हमें प्राप्त नहीं होता है, इसी वजह से ये फेल होती हैं। फिर इनके जो उद्देश्य होते हैं उसमें असहमति होती है, यानी कि जो हमारी जो संस्थाएं होती हैं उनमें जो जब भी उद्देश्य को यानी कि ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करने का काम होता है तब उनके बीच में जो असहमतियां उत्पन्न होती हैं, इसकी वजह से भी ये कहीं ना कहीं फेल होती हैं। तो ये कुछ इसके जिम्मेदार कारक हैं जो कि नीति विफलता के लिए जिम्मेदार होते हैं। फिर नीति मूल्यांकन के जो अलग अलग प्रकार होते हैं उनकी व्याख्या करनी है। तो जो नीति मूल्यांकन यानी कि जो पॉलिसी इवेल्युएट करने का काम होता है वो किस तरह से कितने टाइप से किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं नीति सामग्री का मूल्यांकन, यानी कि उसमें कितने संसाधन यूज करे गए हैं, कौन कौन से लोग उसमें शामिल हैं। ठीक है, तो ये होता है नीति सामग्री का मूल्यांकन। उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव्स थे वो क्या हमारे समाज के साथ में मैच हो रहे थे, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार, उनकी जरूरतों के अनुसार, उनकी जो रुचियां होती हैं, क्षेत्रीय भिन्नता की
अनुसार ये इनको यहाँ पे लागू किया गया था। ठीक है, तो ये होती है नीति सामग्री का मूल्यांकन करना। फिर आता है नीति क्रियान्वयन का मूल्यांकन कि किस तरह से उस जितनी भी पॉलिसीज वगैरह बनाई गई थी तो उनको यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन उनका किया गया है। जिस क्षेत्र को जिस नीति की जरूरत थी, क्या उस क्षेत्र में उस नीति को उसके अनुसार यहाँ पे लागू किया गया था या नहीं किया गया था। ठीक है, तो ये सारे के सारे जितने भी घटक आते हैं वो सारे के सारे इस प्रोसेस में आते हैं, इस इवैल्यूएशन के अंदर में आते हैं। फिर आता है प्रभाव का मूल्यांकन, यानी कि जो भी इफेक्टिवनेस उस पॉलिसी से क्रिएट हुई है, क्या समाज में सकारात्मक परिवर्तन आया है, क्या समाज में नकारात्मक परिवर्तन आया है। तो ये जो इवैल्यूएट करने का काम होता है, उसकी इफेक्टिवनेस को इवैल्यूएट करने का काम होता है, वो होता है प्रभाव का मूल्यांकन। ठीक है, तो ये है नीति मूल्यांकन के कुछ प्रकार हैं। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप एकलव्य स्नातक 1 सर्च करके टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।